नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। सोशल स्टडी क्लासेस में भारत के भूगोल को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और भारत के भूगोल में हम एडवांस ज्योग्राफी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम समझ रहे हैं कि भारत की स्थिति विस्तार सिर्फ अक्षांश रेखाओं, देशांतर रेखाओं के माध्यम से नहीं समझी जा सकती है, बल्कि हमें इन रेखाओं का काम भारत में क्या है उनको समझना पड़ेगा। भारत के सभी बॉर्डर हैं जहाँ पे कौन कौन से राज्य टच होते हैं, तो सिर्फ राज्यों को समझना नहीं है, उन राज्यों की स्थिति क्या है उनको समझना जरूरी है। उसके बाद एक चीज़ और आता है कि हर साल हमारे देश में आता है जिसमें हम 31 को पार्टी करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन हर साल में भारत के किस महीने में कहाँ पे क्या स्थिति है इसको भी समझना जरूरी होता है। इसी को एडवांस जियोग्राफी कहते हैं। भारत के अंदर कितने राज्य है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत में किस किस राज्य की राजधानी कहाँ पे है, अक्षांश रेखाएं किस राज्य से होकर गुजरती है, देशांत रेखाएं किस राज्य से होकर गुजरती है, ये सिर्फ एक फैक्टफुल है। इसमें एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो अब हम राइट कर देते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इनका कोई काम ही नहीं है। ये सिर्फ एक बुक के कुछ फैक्ट हैं जिनको रटना होता है, लेकिन जो हम समझ रहे हैं वो शायद बुक में आपको ना मिले, क्योंकि काफ़ी सारे कंटेंट को मिलाकर ये क्लासें तैयार की गई है। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। आपका काम इतना है कि पूरी क्लास देखिए, जो मैप बनाते हैं उस मैप को बनाइए, अगर कुछ लाइन लिखना चाहो तो लिखिए, बस सुन के जाइए, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होगी आज की क्लास में। और आने वाली जितनी भी क्लासें हैं उस सारी क्लासों में यही समझ लीजिए कि आग लगने जा रही है। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। मैप देखिए भारत का, जब आप इसको देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी चीज़ें, क्योंकि ये क्या है, तो हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इस पे जो ह्यूमिडिटी होती है भारत के अंदर, हवा जो होती है, हवा के अंदर कितना पानी है कितना पानी नहीं है, ये प्रोसेस है। इसको हम समझ जाते हैं कि अगर ज़्यादा पानी होगा तो हवाएं मानसून मानसून वाली हवाएं, पानी नहीं है तो उसमें मानसून नहीं, लेकिन स्थितियाँ और भी अलग होती है, इसको बारीकी से समझना पड़ता है। हम बात करेंगे किसी एक माह को लेकर, जिसमें हम शुरुआत करते हैं, चलो जनवरी से हम शुरुआत कर लेते हैं, और जनवरी के अंदर देखेंगे कि स्थिति क्या है भारत की, और जो आर्द्रता होती है उस आर्द्रता का खेल क्या है। और पिछली क्लासों में हमने चर्चा की थी तापमान को लेकर, जो एमबी बार जो रेखाएं होती हैं उन रेखाओं को लेकर चर्चा की थी, और हमने बताया था कि जितनी पतली रेखाएं होगी उतना ही ज़्यादा हवाएं तेज भागेगी, उसके अंदर जो अणु है वो खुले हो जाएंगे और तेज तेज भागते रहेंगे, लेकिन जैसे ठंडी होगी हवाएं सिकुड़ जाएगी। तो ये चर्चा तो हमने की पिछली क्लास से, देख सकते हो, लेकिन आज की हमारी क्लास इंपॉर्टेंट है तो समझना यहाँ पे। दो टॉपिक हैं आज के हमारे। पहला तो है कि हम बात करेंगे आर्द्रता को लेकर, सिर्फ आर्द्रता की चर्चा आज हम करेंगे, और दूसरी चीज है कि हम बात करेंगे जनवरी को लेकर, ठीक है, जनवरी को लेकर चर्चा करेंगे और आर्द्रता को लेकर चर्चा करेंगे। दो पॉइंट है और ये दो पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है भारत की जियोग्राफी को समझने को लेकर। आपको इस चीज़ समझ में आएगी तो आपको जियोग्राफी समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। आप ध्यान से इस भारत के मैप को देखिए। भारत के मैप को जब आप समझने की कोशिश करेंगे, एक छोटा सा मैप इधर बनाते हैं हम, ठीक है, एक छोटा सा मैप इधर बनाते हैं, और यहाँ पे हमारा हिमालय है, तो इस तरह का बनता है। तो यहाँ पे पूरा हिमालय फैला हुआ है, ठीक है, आप सभी को पता है हिमालय की ऊंचाई 6000 मीटर से ज़्यादा ऊंचा हिमालय है, जिसकी ऊंचाई 6 मीटर से ज़्यादा, 6000 मीटर से, मतलब 6 मीटर नहीं, 6000 मीटर से ज़्यादा, मतलब कि 1000 मीटर, 1 किलोमीटर, मतलब कि 6 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे हिमालय है हमारा, इतनी ऊंचाई है। उसके बाद यहाँ पे हिस्सा देखिए आप, पूरा हिस्सा यहाँ पे मरुस्थल इलाका है, ठीक है, डेजर्ट हम कह सकते हैं इसको, मैदानी भाग है, बिल्कुल समतल क्षेत्र है, जिसकी चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आगे जब पढ़ेंगे इसको तो हम काफ़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हल्का सा एक फैक्ट आपको बताते हैं, जैसे 33 सागर था, 33 सागर के द्वारा गंगा का मैदान का निर्माण हुआ, तो नदियां बही, वहां पे मिट्टी को बिछा दिया, ठीक है, मिट्टी को बिछा दिया तो एक मैदानी भाग बना दिया। अब डेजर्ट में भी यही तो था। सरस्वती नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, सारी नदियां पहले यहीं बहा करती थी, तो ये भी एक मैदान है, लेकिन हुआ क्या, नदियों ने अपना रास्ता बदला, पानी नहीं मिला, चीजें सूख गई, तो उधर डेजर्ट बन गया, इधर गंगा का मैदान रह गया, सिंपल सी बात है। अब आप इसको देखिए, यहाँ पे ये गंगा का मैदान है, यही रटाया जाता है हमको, गंगा का मैदान, ये इधर 33 सागर का हिस्सा, डेजर्ट क्या है, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या है, लेकिन आज पैटर्न चेंज हो गया एग्जाम का। तो यहाँ पे देखना, ये गंगा का मैदान मिलता है हमको, जो जिसकी चर्चा हम करते हैं कि ये पूरा गंगा का मैदान हमको मिलता है यहाँ पे। फिर एक प्रायद्वीपीय भारत हमको मिलता है, जिस प्रायद्वीपीय भारत की बाउंड्री है
ये पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, और बीच का पूरा हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत है। इधर कच्छ का रण आ गया, और ये कच्छ का रण राजस्थान, ये पूरा तैतीस सागर का हिस्सा, ये तैतीस सागर का हिस्सा हिमालय प्लेटों के टकराने से ऊपर उठा हुआ भाग है, और ये प्रायद्वीपीय भारत जो अफ्रीका से अलग हुआ था। बाकी पश्चिमी घाट दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं, क्योंकि इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, दक्षिण में भी समुद्र है। ठीक है, ये तो हमको पता है। चलते हैं हमारी क्लास पे, आर्द्रता और जनवरी को लेकर। जनवरी के अंदर स्थिति को आप सोचिए और समझिए। इसको मिटाना पड़ेगा हमको ताकि समझाए चीज़ें समझाए जाएगी। सबसे पहले तो हमको वही पुराना खेल वापस बनाना पड़ेगा, मतलब कि पृथ्वी और ये बीच की रेखा। साउथ पोल और नॉर्थ पोल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत की जियोग्राफी को समझने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, पृथ्वी की आवश्यकता पड़ती है। और पृथ्वी की आवश्यकता भी उस वक्त पड़ती है, सिर्फ पृथ्वी की आवश्यकता नहीं पड़ती उस वक्त। क्या मतलब कि इसके बीच में एक लाइन खींची ताकि पृथ्वी को बीचों बीच से दो भागों में बांटा जा सके। जब पृथ्वी को दो भागों में हमने बांट दिया, वो जो बांटने का जो तरीका था, इसको ध्यान से सोचिए कि जलवायु को लेकर, तापमान को लेकर, समय को लेकर, स्थितियों को लेकर, गर्मी ठंड हर एक चीज को लेकर पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटा गया है। सिर्फ समय को पता करने के लिए, किसी स्थिति का पता करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, भारत कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका कहाँ पे है, एशिया कहाँ पे है, यूरोप कहाँ पे है, इनका पता करने के लिए नहीं, सिर्फ इनका पता करने के लिए नहीं, ये ध्यान रखना। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं बनाई गई, वो तब बनाई गई जब पृथ्वी का आकार हमको पता चला। वो तब बनाई गई जब पृथ्वी को बीचों बीच एक लाइन हम खींच पाए। अगर हम पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन नहीं खींच पाते तो ये रेखाओं का हमें कभी भी पता नहीं चलता। इस बात को याद रखिएगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये पृथ्वी की दो भागों में बांटता है, और एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये भी पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। तो चार कोने बने हैं, आप ध्यान से देखिए, चार हिस्से। लेकिन असल में अगर हकीकत में आप देखोगे तो ये चार नहीं, ये 8 हिस्से बनेंगे, क्योंकि जो फ्रंट आपको दिख रहा है ये फ्रंट पीछे भी है। तो जो घड़ियां आपके पास होती है, आप हाथ में घड़ी पहनते हो, उसके अंदर आपने देखा होगा तो कांटे घूमते हैं। मतलब कि ये घड़ी है आपकी, मान लीजिए इसमें 12 यहाँ पे बजते हैं, 6 9 और 3 बजते हैं, नॉर्मल है। और यहाँ पे जो कांटे होते हैं ये घूमते रहते हैं, ठीक है, ये घूमते हैं। लेकिन अगर ध्यान से सोचेंगे और ध्यान से इस चीज को समझेंगे तो इन कांटों को नहीं घूमना है। इस 12 9 3 ये घूमेगी, ये चीजें घूमेगी। तो जो डिजिटल घड़ी आती है उसके अंदर आपने देखा होगा तो 12 बजती है, फिर 1 बज जाती है, 2 बज जाती है, 3 बज जाती है, तो वो अंक घूम रहे होते हैं। तो असल में ये सुई हमको बस आसान सरल बनाने के लिए बनाई गई है। बाकी घूमना, सुई को स्थिर रहना चाहिए था और इनको घूमना चाहिए था, क्योंकि ये जो 12 3 2 है ये हमारी पृथ्वी को बता रहे हैं, हमारी पृथ्वी को दर्शा रहे हैं। और ये जो सुइयां है ये एक सूर्य की स्थिति को बता रही है कि सूर्य की स्थिति वहां पे है, पृथ्वी घूम रही है। तो ये का जो अंक बने हुए हैं ये अंक घूम रहे हैं, ठीक है। तो 3 पे आया, फिर 4 पे, फिर 5 पे। और जो ये अंक बने हुए हैं ये अंक क्या है, ये जो अंक बने हुए हैं ये अंक अपने आप में डिग्रियां है। 360 डिग्री में इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जो टाइम होता है हमारा उसके हिसाब से। तो ये कोई मतलब घड़ियां गलत नहीं है, हमको सरल बनाने के लिए बनाई गई, लेकिन उनको अंक को घूमना चाहिए था वहां पे। शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए 0 डिग्री लाइन खींची गई है, यहाँ पे भी 0 डिग्री। पृथ्वी को बीचों बीच दो भागों में बांट दिया गया। हमको अक्षांश रेखाओं से मतलब है, अभी देशांतर रेखाओं का काम नहीं है। 0 डिग्री लाइन से पृथ्वी को दो भाग बीचों बीच भागों में बांट दिया। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जनवरी के अंदर, हम जनवरी की चर्चा कर रहे हैं, तो जनवरी के अंदर सूर्य की स्थिति मकर रेखा पे होती है, मकर रेखा पे होती है। मतलब कि जहां पे सूर्य पहुंच सकता है वहां पे। अगर हम 22 दिसंबर की बात करें, ठीक है, 22 दिसंबर की बात करें तो सूर्य की स्थिति मकर रेखा पे होती है। तो 22 दिसंबर के 10-15 दिन बाद सूर्य की स्थिति 2-4 डिग्री ऊपर नीचे होगी, लेकिन मकर रेखा पे सूर्य की स्थिति बनेगी। सिंपल सी बात है, मकर रेखा पे सूर्य की स्थिति बनेगी। अब देखना, मकर रेखा पे सूर्य की स्थिति बनेगी तो कर्क रेखा पे क्या हो रहा है?
कर्क रेखा पे तो मौज हो रही होगी, मतलब यहाँ पे तो जो गर्मी, जितनी तीव्र गर्मी पड़ सकती है वो तो मकर रेखा पे पड़ रही है। मकर रेखा पे आने वाले जितने भी हिस्से हैं वहां पे गर्मी तीव्र पड़ रही है। तो कर्क रेखा पे तो मतलब लोग आराम है कि हाँ अब गर्मी चली गई। लेकिन यहाँ पे भी स्थिति को समझना, ये है कर्क रेखा हमारी यहाँ पे, और ये है हमारी कर्क रेखा, यहाँ से होकर यहाँ तक गुजरती है। ठीक है, ये आधा भारत जो है, ठीक है हमने बना देते हैं ताकि ये आधा जो भारत है इसके ऊपर का हिस्सा कर्क रेखा से ऊपर है, और इसका दक्षिण का हिस्सा कर्क रेखा से नीचे है। ध्यान से इस बात को नोटिस करना, इधर समुंदर है, इधर भी समुंदर है, और दक्षिण में भी समुंदर है। और पिछली क्लासों में हमने आपको यही बताया कि समुद्र के पास वाले क्षेत्र, मतलब कि प्रायद्वीप भारत में जो तापमान है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एक गिलास को आप रख दीजिए कहाँ पे, धूप में, और एक पानी से भरी हुई गिलास को धूप में रख दीजिए। अब आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि जो एक गिलास धूप में कड़कड़ाती धूप में रखी गई है, खाली गिलास है, उसको छुओगे तो आप फेंक दोगे, इतनी गर्म हो जाएगी। और एक पानी के साथ उस गिलास को रखा गया है, वो इतनी गर्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके आसपास जो हिस्सा टच हो रहा है वो पानी टच हो रहा है, और पानी उस क्षेत्र को इतना गर्म नहीं होने देगा या इतना ठंडा नहीं होने देगा। सिंपल सी बात है। तो दक्षिण भारत का ये पूरा हिस्सा इतना गर्म या ठंडा नहीं हो पाएगा। ठीक है, किस जगह कितनी ह्यूमिडिटी है, उस आर्द्रता है, उस पर तो बाद में आएंगे, लेकिन पहले इसको समझना कि दक्षिण भारत का उतना नहीं हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा के दक्षिण वाला भारत मौज में है अभी। क्यों? क्योंकि इनको इतनी गर्मी अभी लग नहीं रही है। तो इतनी ठंड तो इनके पड़ नहीं रही है, क्योंकि जो समंदर है वो ठंड इतनी पड़ने नहीं देते हैं। ये लोग खुश थे कि गर्मी जा रही है, तो ठीक है बारिश वारिश आएगी। तो जनवरी का महीना है, भारत, उत्तर भारत के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ती है। उस ठंड से पहले आपको पता है कि गर्मी बहुत काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। ठंड पड़ने से और बारिश के बीच में अक्टूबर नवंबर के अंदर आपको पता है कि तीव्र गर्मी पड़ती है। ठीक है, किन हिस्सों में? इन हिस्सों में, यहाँ पे हम बात करेंगे आगे इसको, इन हिस्सों में। तो जैसे जैसे ठंड का आना होता है तो लोगों को खुशी मिलती है कि हाँ ठीक है, अब मतलब ठंडी हवाएं चल रही है, लहर चल रही है, अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, सारी चीज़ें ठीक हो रही है। लेकिन जब सूर्य की स्थिति मकर रेखा पे होती है 22 दिसंबर के, और हम जनवरी की बात करते हैं, तो जो लोग ठंड से खुश थे, मतलब कि ठंड, हल्की इनकी ठंड से खुश थे, वो उनको इतनी तीव्र ठंड लग रही है यहाँ पे कि परेशान हो गए कि ठंड कब जाएगी अब। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत के लोग ठीक है, खुश हैं वो, क्योंकि ठंड, क्योंकि तापमान में इतना बदलाव अंतर आता ही नहीं है उनके। तो दो स्थितियां हम एक साथ लेके चल रहे हैं। एक तरफ उत्तर भारत जहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ रही है जनवरी के अंदर, एक तरफ दक्षिण भारत जहाँ पे लोग ठीक है, माहौल ठीक माहौल में है, क्योंकि इतनी ठंड उनके नहीं पड़ेगी। दोनों तरफ समुद्र है, और समुद्र रात को गर्म होते हैं, दिन में ठंडे होते हैं। यहाँ पे उल्टा चलता है, इन पे यहाँ पे विपरीत जलवायु चलती है। प्रायद्वीपीय भारत ठंडा होने लगेगा, ये समुद्र इसको गर्म कर देंगे। प्रायद्वीपीय भारत गर्म होने लगेगा, ये समुद्र इसको ठंडा कर देंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये चल रहा है। सूर्य की स्थिति है यहाँ पे, कर्क रेखा पे है, इस पूरी रेखा पे सूर्य की स्थिति है, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है पूरी। तो 24 घंटे में एक न एक बार तो स्थिति यहाँ पे बनेगी ही बनेगी। तो आप तीन, हमने सूर्य आगे बनाए, तीन सूर्य आप पीछे बना सकते हो। पूरी एक 360 डिग्री की लाइन है। ये जो हमने रेखा खींची है अपने आप में 360, ये कोई मतलब कि एक रेखा, सीधी रेखा नहीं है, ऐसे यूं सीधी जा रही हो ऐसी रेखा नहीं है। मतलब कि आप एक रस्सी लेके खींचते ही चले गए तो एक रस्सी को लंबी कर दिया, नहीं, वास्तविकता ये नहीं है। ये क्यों बनाई है हमने रेखा, ध्यान से समझना। ये हम सिर्फ फ्रंट बता रहे हैं। ये अगर ये वास्तविक रेखा आप देखोगे तो ये रेखा ऐसे घूमी हुई है, ये घूमी हुई रेखा है। ठीक है, और ये 360 डिग्री की है। 360 डिग्री क्या होता है? एक चांदा होता है, चांदे का। ठीक है, जब उसको एक तरफ आप इसे बना दोगे, फिर उसको दूसरी तरफ बनाओगे तो पूरा गोल आकार बन जाएगा, वही 360 डिग्री होती है। तो ये रेखा जो वास्तविक की जो रेखा है 360 डिग्री है, और इस 360 डिग्री पे के हर एक हिस्से को सूर्य एक बार टच करता है। सूर्य इस हर एक हिस्से को एक बार टच करता है। सूर्य की स्थिति कहाँ पे? मकर रेखा पे। तो लंबवत किरणें मकर रेखा पे पड़ रही है, तो इस रेखा पे एक ना एक बार, एक दिन में एक ना एक बार लंबवत किरणें पड़ेगी ही पड़ेगी। 23.5 डिग्री मकर रेखा पे सूर्य की स्थिति है, तो मकर रेखा पे सूर्य की स्थिति होने के कारण 23.5 डिग्री रेखा मकर रेखा पे एक ना एक बार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी ही पड़ेगी, हर एक हिस्से पे पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक हिस्से पे पड़ रही, नहीं, पृथ्वी पूरी घूमेगी,
समझना है, इसको पूरी घूमेगी तो एक न एक बार तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे स्थिति बनती है और यहाँ पे हमारा देश मौजूद है। आप देखिए अब, ठीक है, यहाँ पे है हमारी इस देश की स्थिति, भारत की स्थिति। इतनी दूरी है सूर्य की, यहाँ पे सूर्य की स्थिति अगर यहाँ कर्क रेखा पे होती तो हम कहते हैं कि गर्मी पड़ रही है, लेकिन सूर्य की स्थिति तो मकर रेखा पे है। तो यहाँ पे काफ़ी दूरी है और यहाँ पे काफ़ी दूरी है, तो आप समझ सकते हो कि सूर्य काफ़ी जितना ज़्यादा दूर, मतलब कि आग से आप जितने ज़्यादा दूर जाओगे आपको राहत मिलेगी, आप इसकी बजाय कि आप आग में कूद जाओ। तो सूर्य जब कर्क रेखा पे होता है तो जैसलमेर के अंदर तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे आग में ही लोगों को कूदा दिया गया है, लेकिन सूर्य जब मकर रेखा पे इतना दूर चला गया है, इतना दूर चला गया है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे गर्मी तो मतलब समाप्ति की तौर पर आ गई और ठंड की शुरुआत हो गई है। तो ये यहाँ पे है हमारा देश। अब हमको क्या समझना है, आर्द्रता की जो बात करनी है उस पर आते हैं। समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करना, क्योंकि क्लास लंबी होगी, आर्द्रता को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, ये काफ़ी बोरिंग टॉपिक होता है। इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमको चीज़ों को समझाना पड़ेगा, आपके सामने चीज़ों को रखना पड़ेगा। अब देखना यहाँ पे सूर्य की स्थिति मिली। अब जो तर्क होते हैं या जो कारण होते हैं, जो फैक्ट हमारे सामने निकल के आते हैं, उन फैक्ट को समझना, यही इस क्लास का सबसे मेन पावर पॉइंट है। मतलब देखना यहाँ पे इस भारत के अंदर तो सूर्य की स्थिति है नहीं, भारत के किसी भी हिस्से में लंबवत किरणें पड़ नहीं रही है, क्योंकि महीना जनवरी का चल रहा है। जनवरी के महीने में यहाँ पे है 23.5 डिग्री के आसपास है और भारत की स्थिति तो 8 डिग्री 4 मिनट है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में सूर्य की किरणें कहीं भी लंबवत नहीं पड़ रही है। अभी तक हमने ये समझा है, नहीं पड़ रही है तो क्या होता है। अब दूसरी स्थिति बनती है कि ये है साउथ पोल और यहाँ पे 66.5 डिग्री का हिस्सा, यहाँ पे भी 66.5 डिग्री का हिस्सा, और यह है साउथ पोल, यह है नॉर्थ पोल। सूर्य की स्थिति आप देखिए कि साउथ पोल के पास है, मतलब पास तो नहीं है लेकिन इसकी तरफ झुका हुआ है सूर्य की स्थिति, और ये 0 डिग्री है। तो ये जो हवा चलेगी, इधर की हवा, वो हवाएं सूर्य की तरफ चलेगी हमेशा। किस तरफ चलेगी हवाएं? सूर्य की तरफ चलेगी, और इधर से भी हवाएं सूर्य की तरफ चलेगी। ठीक है, इधर से भी हवाएं सूर्य की तरफ चलेगी और इधर से भी हवाएं सूर्य की तरफ चलेगी, और ये यहाँ पे बनेगा केंद्र, हीट जोन। यहाँ पे गर्मी है तो इधर से भी चलेगी, इधर से भी चलेगी। तो 66.5 डिग्री के आसपास का क्षेत्र यहाँ पे इधर ये हवाएं लेके आएगी, या इनकी हवाएं ये लेके आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर इधर आएगा पानी तो यहाँ पे तो समुद्र है जिसका पानी आ जाएगा, लेकिन इधर की बात करें तो इधर बीच में कोई समुद्र नहीं आता है, इनके कोई बीच में कोई समुद्र नहीं आता है। भारत की एशिया रूस की तरफ कोई समुद्र नहीं मिलता है हमको, तो वो हवाएं पानी के वाले तो नहीं होगी। लेकिन जब हम आर्द्रता की बात करते हैं तो हिमालय के ऊपर हमको 80% से ज़्यादा, जनवरी के अंदर 80% से ज़्यादा आर्द्रता मिलती है। अब अगर 80% से ज़्यादा आर्द्रता हमको मिल रही है तो उन हवाओं के अंदर तो पानी है, वो कहाँ से आया? तो आर्द्रता का मतलब ये होता है कि हवाओं में गर्मी कितनी पड़ रही है वहाँ पे। ठीक है, हवाओं में मतलब कि वहाँ पे सूर्य की किरणें, गर्मी कितनी पड़ रही है। अगर गर्मी नहीं पड़ रही है और ठंडी है तो हवाएं ठंडी होती है, तो भारी होती है, तो उनमें भी आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा होती है। इस बात को समझना और याद रखना। इधर की हवाएं चल रही है, इधर आ रही है, और हीट जोन बन रहा है यहाँ पे, और इसी बीच यहाँ पे भारत पड़ता है हमारा, और भारत पड़ता है तो भारत ये है। ठीक है, ये है भारत। एक काम कीजिए आप, हम इस पॉइंट को आगे चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डीप में हो जाएगा। तो आपको एक मैप बनाना है ऐसा, सूर्य मकर रेखा पे सूर्य की मैप ने मतलब गोला बनाना है ऐसा, और मकर रेखा पे स्थिति बताइए सूर्य की यहाँ पे, और हवाओं को इधर चलाइए, और बीच में यहाँ पे भारत की स्थिति बनाइए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हिमालय दर्शाइए, इस जगह पे हिमालय दर्शाइए और लिख दीजिए हिमालय। फिर हम आगे चलते हैं, इस पॉइंट को गहराई से समझना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो एक बार इसको बना लीजिए। ठीक है, बना देखो, आराम से बनाना, ये बनाओगे तो आपको चीज़ें क्लियर होगी। और बोर मत होना इस क्लास के अंदर,
क्योंकि ये आर्द्रता वाला टॉपिक काफ़ी बोरिंग होता है, इसको काफ़ी अच्छे से समझना पड़ता है और एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब देखना यहाँ पे हमने ये गोलाई बनाई, पृथ्वी बनाई, और हमने देखा ये 0 डिग्री लाइन हमने खींची, हमने देखा कि यहाँ पे भारत की स्थिति है, सूर्य की स्थिति यहाँ पे है, ठीक। ये स्थिति हमको देखने को मिल। अब यहाँ पे हवाएं चल रही है, यहाँ पे हवाएं चल रही है, तो यहाँ पे हवाएं चल रही है, तो इस हवाओं के चलने के बीच में कौन आ रहा है? भारत आ रहा है। और भारत का कौन सा हिस्सा आ रहा है? तो ये हिस्सा आ रहा है, ये हिस्सा आ रहा है। और हमने देखा कि यहाँ पे तो 6100 किलोमीटर की ऊंचाई है, सॉरी मीटर की ऊंचाई, 6100 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। 6100 मीटर, ध्यान से देखिए इसको, आप ध्यान से इसको देखिए। अब जो हम बोलते हैं उसको ध्यान से देखिए। आप देखिए भारत के जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले हिस्से को, फिर आगे आइए हिमाचल प्रदेश, नेपाल, ठीक है, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को देखिए। अपने आप में हिमालय कितना ऊंचा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये हवाएं कितना ऊंचा है, अब ये हवाएं क्या करेगी? ये हवाएं हिमालय की टकरा जाएगी। इसलिए हम जो कहते हैं कि -20 डिग्री का तापमान भारत में होना चाहिए था, वहां पे तापमान 10 डिग्री से कम होता है। किन हिस्सों में? यहाँ पे। लेकिन जब ऊंचाई की हम बात करते हैं, काफी ऊंचाई की, तो तापमान माइनस में चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर जनवरी के महीने की बात करते हैं तो आप समझ सकते हो कि तापमान कितना माइनस में जा सकता है, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस वक्त। तो ये स्थिति बनती है। सुबह के, हम जनवरी के सुबह की बात कर रहे हैं, ठीक है, रात की बात नहीं कर रहे हैं। हिमालय बीच में आता है। अब इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हमारा निकालना है उसको निकालते हैं। अब आर्द्रता की बात करते हैं। भारत के अंदर हमने क्या देखा कि सूर्य की स्थिति वहां पे कहाँ पे है और हिमालय बीच में आ रहा है। तो ये हवाएं हैं, कोई समुद्र इनके पास नहीं है, लेकिन जब ये हवाएं आएगी तो ये शीत मरुस्थल से आए, शीत कटिबंध से आएगी हवाएं। शीत कटिबंध से आएगी तो ये हवाएं काफ़ी ठंडी होगी। इनके बीच में कोई अभी तक पहाड़ नहीं आएगा हिमालय के अलावा कोई, ये चली आएगी, भागी आएगी। इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ठंडी होगी तो काफ़ी भारी होगी ये, और ये चली आएगी। और आपको पता है भारी हवाएं जो होती है, जो भारी हवाएं होती है, वो हवाएं मतलब ऊपर से नीचे, कोई भारी चीज़ है तो आप मान के चलिए कि वो चीज़ ऊपर से नीचे आएगी। अगर कोई हल्की चीज़ है तो वो आसानी से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये हवाएं यहाँ पे जब आती है और ये हिमालय के टकराती है तो ये काफ़ी भारी होती है, तो हम हिमालय की जड़ों में जाती है। और यहाँ से जब ऊपर उठती है वापस हिमालय के टकराने के बाद, कोई छोटे छोटे रास्ते मिलते हैं इसको भारत में घुसने के, ये जैसे ही ऊपर उठेगी और वापस ये नीचे दबेगी हवाएं, ठीक है। तो ये हवाएं ऊपर उठेगी, नीचे दबेगी वापस, क्यों? क्योंकि ये हवाएं भारी है। और अगर ये हवाएं भारी है तो ये हवाएं आर्द्रता वाली है, ठंडी है, गर्मी नहीं पड़ रही है। यहाँ पे इस बात को समझना है कि गर्मी नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि सूर्य की स्थिति कहाँ पे है? मकर रेखा पे है, और गर्मी नहीं पड़ रही है। तो गर्मी नहीं पड़ रही है, इसके कारण इन हवाओं को कोई मतलब कि इनकी जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है हवाओं की, तो ये यहाँ पे ठंडी ही रहेगी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा ये ठंडी थी हवाएं, लेकिन हिमालय के टकराने के कारण और ऊपर उठने के कारण ये हवाएं हल्की सी चेंज होती है, परिवर्तित होती है। और जो -20 डिग्री 30 डिग्री का तापमान भारत में होना चाहिए था, वो तापमान 10 डिग्री 15 डिग्री पे उत्तर भारत में हमको देखने को मिलता है। तो तापमान जो मिलता है और आर्द्रता जो मिलती है 80%, 70% और 60%, समझना है दोनों पॉइंट। तापमान काफ़ी कम मिलता है, गर्मी इतनी नहीं पड़ रही है, लेकिन आर्द्रता ज़्यादा क्यों मिल रही है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आर्द्रता ज़्यादा इसलिए मिल रही है क्योंकि जो हवाएं हैं वो ठंडी है, शीत मरुस्थल से आई, और इन हवाओं ने धूप का सामना नहीं किया है। इन हवाओं ने तीव्र गति से रोशनी का सामना नहीं किया है, सूर्य की किरणों का सामना इतनी तेज गति से इन्होंने नहीं किया है। तो इन्होंने एक चीज़ और पॉइंट को समझना,
सामना नहीं किया। ऐसा नहीं होता है कभी भी कि सूर्य की किरणें पड़ रही है और हवाएं इधर भागी आ रही है, तो हवा जैसे ही सूर्य की किरणें आई तो हवाओं को ही गर्म कर देगा, नहीं। जब तक वो गर्मी स्थल पे नहीं पड़ेगी, मतलब जब तक वो गर्मी तिब्बत के पठार में तीव्र गति से नहीं पड़ेगी, तब तक हवाएं गर्म होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो हवाएं चलती है बीच में, हमारे अभी अब चल रही है यहाँ पे, इन हवाओं से रोशनी का कोई लेना देना ही नहीं है। जब तक ये हवाएं जमीन पे किरणें पड़ रही है सूर्य की, और ये हवाएं अगर जमीन के पास है तो वो गर्म होगी। लेकिन अगर सूर्य धरती पे, उस जगह पे, स्थान पे सूर्य की किरणें इतनी तीव्र गति से नहीं पड़ रही है, वो हवाएं ठंडी ही रहेगी। तो यहाँ पे हवाएं नहीं पड़ रही है तीव्र गति से, तो यहाँ पे जो स्थान है वो ठंडा ही रहेगा, गर्म नहीं होगा। और गर्म नहीं होने के कारण इन हवाओं के में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और उत्तर भारत के अंदर जो ह्यूमिडिटी, हमको आर्द्रता जो देखने को मिलेगी, वो आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे जो नदियाँ हैं, पेड़ हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पेड़ होंगे तो माइक्रो क्लाइमेट बन जाएगा, तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत पानी निकलेगा। नदियाँ हैं, नाले हैं, वहाँ से भी थोड़ा बहुत पानी निकलेगा। हवाएं भारी है तो वो पानी आसमान में जा नहीं पाएगा, वो आपके आसपास ही फैल जाएगा। जो एक स्पंज की तरह हवाएं काम करती है, कि जो हवाएं हैं वो, मान के चलिए कि जैसे कि काफ़ी ज़्यादा ठंडी है और सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही, गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ रही, तो वो हवाएं सिकुड़ने लग जाएगी और पास पास हो जाएगी, और उनके अंदर जो अणु मौजूद है, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, अणु जो मौजूद हैं, वो काफ़ी पास पास में चिपके रहेंगे और वो एक साथ जुड़े रहेंगे। तो वो हवा एक कटोरी की तरह है, कि कटोरी है और फुल भरी हुई है पानी की। जो कोहरा आप देखते हो, आप जैसे ही दौड़ के जाते हो कोहरे के अंदर तो आप भीग जाते हो, आपके छोटे छोटे बूंदे आपकी लगी हुई होती है। क्यों? क्योंकि वो हवाएं पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ा हुआ है, वो हवाएं सिकुड़ चुकी है, वो हवाएं पास पास उनमें सारे अणु है, और वो कहीं जा नहीं रही है। मंद मंद हवाएं चलती है, कोई ठंडी मतलब तेज हवाएं नहीं चलती है, बिल्कुल शांत तरीके से बहती है, ठंड का मौसम है, ठीक है, इस तरह की स्थितियां बनती है। लेकिन दूसरी तरफ की स्थिति अगर हमने यहाँ पे तो देखी कि ये, लेकिन तापमान की अगर बात करें तो तापमान काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है। अब दो स्थितियां बनती है, कि यहाँ से मानसून जब उठ के आता है तो अपने साथ पानी लाता है, ठीक है, आर्द्रता नमी लाता है, तो वो नमी अलग होती है, वो नमी अलग होती है, ये नमी जो है वो अलग है। यहाँ पे दोनों, इन हवाओं के अंदर इतना पानी नहीं है कि ये बारिश कर दे, लेकिन ये हवाएं हल्की नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी तीव्र गति पर से गर्मी पड़ ही नहीं रही है। तो इन दोनों को स्थितियों को, कारणों को समझना, कि पहला, जो मानसून के साथ जो हवा पानी आता है, वो पानी आर्द्रता अलग है, और ये जो आर्द्रता है, ये कोई समुद्र के बीच में पड़ा तो है नहीं जो ये पानी लेके आए वहाँ से, ठीक है। तो इन हवाओं के अंदर जो आर्द्रता है वो ठंड के कारण है, इनके बाहरी होने के कारण है, ठंडी हवाओं होने के कारण है, और हमेशा ये दबी हुई रहेगी हवाएं, ठीक है। तो ये स्थिति थी। अब भारत को थोड़ा हल्का इसको समझ लेते हैं कि भारत में किस जगह क्या हो सकता है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। भारत का ये हिस्सा है, यहाँ पे हिमालय से हम हवाएं टकराएगी, काफ़ी ज़्यादा ठंडी होगी, और ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी होने के कारण जो है, इनकी स्थिति क्या बनती है, ये हवाओं में काफ़ी ज़्यादा आर्द्रता होती है। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ को और नोटिस कीजिए, इधर से पश्चिमी विक्षोभ आता है और यहाँ पे बारिश होती है, तो यहाँ पे भी आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। एक चीज़ और नोटिस कीजिए, जनवरी के अंदर यहाँ पे ये हमने बनाया है, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नमी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये मानसून वाली नमी होगी। जनवरी के महीने में बारिश कहाँ पे होती है? कोरमंडल तट पे बारिश होती है। ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। क्यों? ये देखो, अब क्या दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे मिल गए हैं। बंगाल की खाड़ी से गुजरी हवाएं, मानसून लिया, यहाँ पे बारिश कर दी। ये तमिलनाडु का तट है, ठीक है, कोरमंडल तट है। ये बारिश जो हुई यहाँ पे, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आर्द्रता, इनकी बराबर आर्द्रता मिली है यहाँ पे, 80-90% की आर्द्रता यहाँ पे मिली है। लेकिन ये आर्द्रता समुद्र से आई है, ये आर्द्रता यहाँ पे रुकी हुई रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें तीव्र गति से नहीं पड़ रही है। लेकिन जब आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ेगी, तो ये आर्द्रता कम हो जाएगी। हवाएं ऐसा तो है नहीं कि यहीं पे टिकी हुई रहेगी, वो तो आगे चलती रहती, भागती रहती। लेकिन यहाँ पे मौजूद हवाएं की आर्द्रता 80% से ज़्यादा होगी, लेकिन कोई समुद्र से पानी नहीं आया है इनके पास। इनके पास गर्मी इतनी नहीं पड़ रही है, ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, 6000। और आपको पता है, धरती से जितना ऊंचा आप जाओगे उतना आपको ठंडक ठंडक मिलेगी, और उतनी ठंडक होगी, उतनी नमी आपको देखने को मिलेगी। तो इन हवाओं में पानी कम होता है, पानी बिल्कुल कम होता है, बारिश नहीं कर पाती ये हवाएं। लेकिन ये ठंडी होने के कारण और नदी नालों से ये आर्द्रता ले लेती है। क्यों ले लेती है?
ये हवाएं नीचे की तरफ बहेगी, ऊपर से नीचे की तरफ बहेगी, और नीचे की तरफ बहेगी तो जो नदी नाले पेड़ पौधों से जो पानी है वो एक आपके आसपास के क्षेत्र में ही दौड़ता भागता रहेगा और आपके शरीर से चिपकता रहेगा वो पानी, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज, जैसे ही आगे बढ़ेगी राजस्थान की तरफ आएगी, इन हिस्सों में आएगी, मध्य प्रदेश की तरफ आएगी, यहाँ पे कचकरण की तरफ आएगी, तो इनमें थोड़ी गर्मी मिलेगी और गर्मी के कारण ये हवाएं हल्की होकर और अणु एक दूसरे से दूर दूर भागने लगेंगे। लेकिन जनवरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठंड पड़ने के कारण इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे भी जो ह्यूमिडिटी है 50% तो रहेगी। तो ये सारी चीज़ों की बात अगली क्लास में करेंगे। ये क्लास कैसी लगी? काफ़ी बड़ी हो गई होगी, बोरिंग, थोड़ी बोरिंग तो नहीं लगी होगी आपको, लेकिन पूरी देखना इसको, और हमारी नेक्स्ट क्लासों को भी पूरी देखना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।